आज से मैं एआई वॉइस से वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। ये कहानी कादा नाम के एक लड़के की है। जब वह सो रहा होता है तभी उसकी बड़ी बहन उसे कॉल करती है। भले ही उसे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी, फिर भी वह उसके लिए नाश्ता तैयार करती है और उसे उठाने के लिए कॉल भी करती है। और वाकई में वह एक बहुत ही केयरिंग सिस्टर थी उसकी। लेकिन दुर्भाग्य से ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसकी बहन का ट्रेन मिस हो जाता है। जब से कादा की मां का डेथ हुआ था तभी से उसकी बहन आने ने ही उसकी जगह ले ली थी और उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। काटा बालकनी में खड़ा होता है तभी उसे नीचे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर पता करता है तो एक पड़ोस की बुजुर्ग महिला उसे बताती है कि मायूं की मां को एक कार ने टक्कर मार दी थी, लेकिन किस्मत से अभी वह ठीक है। ये सुनते ही कादा के पुराने जख्म हरे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मां की भी मौत ऐसे ही किसी कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। वह पड़ोसन कभी कादा को अपने घर पर आने का न्योता देती है क्योंकि मायूं उसे काफी पसंद करती है, लेकिन कादा कहता है कि आज उसके पहले से प्लान्स है कुछ और, इसीलिए वह मना कर देता है। जब कादा बाइक से स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात यमादा से होती है, जो खुद भी स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी। यमादा को राहत मिलती है क्योंकि अगर वह अकेली लेट होती तो टीचर उसे जरूर डांटते। क्लासरूम पहुंचकर कादा ठीक से परमिशन लेकर अंदर जाता है। वहीं यमादा उसके पीछे चुपचाप घुसने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर की नजर उस पर पड़ी जाती है। उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त कसाई आज एब्सेंट है क्योंकि उसे कोल्ड फीवर हो गया था। वहीं कहीं और एक लाल बालू वाली लड़की एक कार एक्सीडेंट वाली जगह से बाहर निकलती है। स्कूल के बाद कादा के दोस्त उसे कार रोके चलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहकर कि उसे पड़ोस के बच्चे का ध्यान रखना है। असल में कादा बस अकेला रहना चाहता था। वह अकेले गेम्स खेलता है, मूवीज देखता है और अकेले ही खाने बाहर जाता है और बुक स्टोर पर खड़े होकर फ्री में किताबें पढ़ता है। वहीं उसकी मुलाकात मायूं से हो जाती है। मायूं उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कादा ने आज का अपना प्लान कैंसिल कर दिया है, लेकिन कादा उसे बताता है कि वह अभी जाने ही वाला था। हकीकत ये थी कि कादा का किसी से कोई प्लान नहीं था, वह बस यूं ही बाइक चलाता है, सनसेट देखता है और अकेले रेमन खाता है। घर लौटते समय कादा एक औरत को देखता है और उससे अपनी नजरें हटा नहीं पाता। उसी समय यामादा सिजुका के साथ एक कॉन्सर्ट में होती है। सिजुका पूछती है कि क्या अमादा की कोई ट्विन सिस्टर है, क्योंकि वहां पर एक लड़की बिल्कुल उसी के जैसी दिख रही है। लेकिन यमादा कहती है कि उसकी कोई बहन नहीं, उसका सिर्फ एक बड़ा भाई है, तो क्या वो कोई क्लोन हो सकती है। कहीं और एक और लड़की जो बिल्कुल यमादा जैसी दिखती है। कादा उस औरत का पीछा करने की पूरी कोशिश करता है जिसने उसे ट्रेन में देखा था, लेकिन बाइक से उसका पीछा करना नामुमकिन था क्योंकि वो औरत बिल्कुल उसकी मां जैसी दिखती थी। लेकिन उसकी मां तो एक्सीडेंट में कब की मर चुकी थी और इसीलिए वह काफी परेशान था कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, और इसीलिए उसे लग रहा था कि कहीं यह उसकी मदद का कोई डॉप लाइनर तो नहीं। कादा को याद आता है कि बहुत पहले उसकी मां ने एक ऐसी औरत से मुलाकात की थी जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी और उससे कुछ समय बाद ही उसकी मां की मौत हो गई थी। अगले दिन कादा फिर से लेट होता है, लेकिन किस्मत से टीचर अभी तक नहीं आए होते हैं। वो अमादा से पूछता है कि कल उसका आउटिंग कैसा रहा, तो यामादा बताती है कि उसकी मुलाकात किसी ऐसे लड़की से हुई जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। यह सुनकर कादा तुरंत ही उसे एक्सीडेंट से सावधान रहने को कहता है। कादा को अपने लिए चिंता करता देखकर यामादा हल्का सा ब्लश करने लगती है। अगले कई दिनों तक कादा रोज ट्रेन स्टेशन पर उस औरत को ढूंढने जाता है। एक रात जब कादा रेमन खा रहा होता है तभी वह लाल बालों वाली लड़की भी वहां पर खाने आती है। उसकी हालत देखकर शॉप ऑनर तुरंत ही समझ जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो सिक्कों का ढेर निकालती है, लेकिन वह प्लेन नूडल्स के लिए भी काफी नहीं होता। वो लड़की काफी उदास हो जाती है और कादा के बॉल को ललचाई नजरों से देखने लगती है। ये देखकर कादा उसे रेमन खिला देता है और वह बार बार उसका धन्यवाद करती रहती है और पूरा बॉल एक ही बार में खत्म कर देती है। शॉप ऑनर कादा की काइंडनेस की तारीफ करता है और कहता है कि अगली बार वो उसे ट्रीट देगा, लेकिन कादा मना कर देता है और वह कहता है कि उसके फादर जल्द ही पैसे भेजेंगे। ये सुनकर ओनर उसकी मां के बारे में पूछता है तो कादा बताता है कि उसकी मां एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। वहीं कादा उस लड़की से पूछता है कि क्या वो डोप लाइनर के बारे में कुछ जानती है, तो वह लड़की बताती है कि यह टेरा का बैलेंस बनाए रखने वाला एक सिस्टम है। एक डोप लाइनर में 3 एक जैसे लोग होते हैं और उन तीनों की किस्मत एक ही होती है, और अगर उन तीनों में से 2 आपस में कहीं मिल जाए तो वह एक्सीडेंट या फिर कोई बीमारी या किसी और वजह से एलिमिनेट हो जाते हैं, और फिर रूट यानी जो सबसे बड़ी डेस्टिनी रखता है बाकी की लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। और दुर्भाग्य से कादा की मां रूट नहीं थी बल्कि सिर्फ एक सब थी। तभी अचानक से वहां पर एक अजीब सा आदमी आता है और अपने बेसबॉल बैट से लड़की के सिर पर वार कर देता है। शॉप ऑनर उसे रोकने की कोशिश करत है, लेकिन वह भी इसमें घायल हो गया था। फिर भी लड़की मरती नहीं और उठकर तुरंत ही बैठ जाती है। वो आदमी फुसफुसाता है कि उसकी रिकवरी वाकई तेज है और सच में वह एक सुमटामा होने के लायक है, और वह एक बार फिर से हमला करता है। तभी कादा बीच में कूदकर उसे बचाने की कोशिश करता है और ओनर से तुरंत ही पुलिस बुलाने को कहता है, लेकिन तभी कादा को एक धक्का लगता है और वह नीचे गिर जाता है। वो लड़की तुरंत ही उठती और कहती है कि यह पहली बार है जब किसी ने उसे खाना खिलाया है और कोई उसे मारे तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। और यहाँ पर एक भयानक
अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वह लड़की बहुत ही बहादुरी से उससे लड़ रही थी। आदमी के पास वेपन होता है, इसीलिए लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन अंत में वह एक पलटवार करती है और उसे खून की उल्टी करने पर मजबूर कर देती है। कादा ये सब देखकर काफी हैरान होता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो वह लड़की अपना नाम कुरो बताती है और कहती है कि वह एक एम सुमटामा है और उसके पास उसका डॉग पिनूपनी है। और फिर वहीं पर कूर रेमन के गिर जाने पर रोने लगती है और कादा को थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। वो बताती है कि वह अपने बड़े भाई को मारने जा रही है, जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है, लेकिन वह आदमी तब तक गायब हो चुका होता है। उसी रात किरा की बड़ी बहन आने हमेशा की तरह किरा के लिए खाना बनाती है। वह समझ जाती है कि माँ की मौत के बाद किरा खुद को दुनिया से अलग कर चुका है। वहीं टीवी पर खबर चल रही होती है कि टोक्यो इंडस्ट्रियल एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और उनमें यामादा भी शामिल होती है। स्कूल में सब रो रहे होते हैं और कारा भागकर अकेले में चीखता है। बाद में वह मायू से मिलता है। मायू बताती है कि उसने भी आज किसी को अपने जैसा देखा था। तभी वह लड़की सड़क पर भागती है और ट्रक से जाकर टकरा जाती है और तभी वहां पर कूर आती है और बताती है कि वह रूट नहीं थी और अब कीड़ा को लगता है कि किस्मत से बचा नहीं जा सकता। इसी बीच उस अजीब आदमी को सिसागामी क्लैन टॉर्चर कर रहा होता है। वो कूरो को पकड़कर उसकी टेररा को निकालना चाहते थे। कादा मायू के फ्यूनरल में जाता है और वो उसके बारे में सारी बातें याद करके काफी दुखी हो रहा था। अगले दिन स्कूल में एग्जाम की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन कादा का ध्यान डोप लाइनर पर ही टिका रहता है और शाम को वह फिर से अकेला बैठकर यही सब सोच रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही बातें घूम रही होती है। घर लौटकर वह देखता है कि लाइट्स ऑन है और अंदर कूर फ्रिज से कैबेज निकालकर खा रही होती है। यहाँ पर कूर उसे देखकर माफी मांगती है और वह बताती है कि वह भूखी थी और उसका डॉग पीनू पानी कादा की सेंट को सूंघकर यहाँ तक ले आया। उसी समय आने शॉपिंग से वापस आती है। वह बताती है कि उसने कूरो को दरवाजे के पास बेहोश पाया था और इसीलिए वह उसे अंदर ले आई। फिर आने वहां से खाना बनाने चली जाती है और कूरो को कुछ राइस बॉल्स खाने के लिए देती है। कूर को बहुत ही अच्छा लगता है कि कैदा की इतनी काइंड सिस्टर है, लेकिन आने बताती है कि वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है। और अब तक चुपचाप रहने वाला किरा अचानक ही कूर से कहता है कि वह यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो उसके जैसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनकर कूर कैबेज नीचे रख देती है और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उनसे माफी मांगती है और वहां से तुरंत ही भाग जाती है। आने उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन किरा उसे रोक देता है और कहता है कि वह भी घर चली जाए क्योंकि वह बाहर खा चुका है। लेकिन आने के जाने के बाद किरा अपने हाथ में पकड़े कन्वीनियंस स्टोर के बैग को देखता है और कुरो को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। वो उसे हर जगह खोजता है और आखिरकार उसे एक पार्क में वह अकेले बैठे हुई पाता है। वहीं कहीं और पे ऑर्गेनाइजेशन के लोग कुरो को ढूंढ रहे होते हैं और उनका बॉस चाहता है कि ह्यू से पहले ही एक्शन ले लिया जाए। वह कुरो की सेंट को सूंघ सकता था क्योंकि वह एक इंटेंटेड अमेज सुमाटोमा था जिसकी एनर्जी बहुत ही प्योर और पावरफुल थी। इधर कुरो पहले भगाए जाने के बावजूद भी खुशी खुशी राइस बॉल खा रही होती है। किरा फिर से पूछता है कि वो असल में है कौन। तो कुरो फिर से कहती है कि उसका नाम कूर है, लेकिन किरा का मतलब होता है कि वो डोप लाइनर और रूट के बारे में कैसे जानती है। तो इस पर कूर बस इतना कहती है कि वह बस एक एम सुमाटामा है और यही बात किरा समझना चाहता था। कुरो के अनुसार मेडेसुमाटामा का अस्तित्व लाइफ के बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए होता है। दुनिया में हर किसी को बराबर टेरा मिलता है, लेकिन जब डेस्टिनी जुड़ जाती है तो किसी इंसान की सोल 3 हिस्सों में बंट जाती है और अगर किसी की टेरा या डेस्टिनी वैल्यू 100% है तो वह 3 लोगों में बंट जाती है और जब वह मिलते हैं तो जिन 2 के पास कम टेरा होता है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और जो बचता है वह सारी डेस्टिनी को अब्सॉर्ब करके मास्टर रूट बन जाता है, जिसे डोप लाइनर कहते हैं। कुरो को लगता है कि किरा का डोप लाइनर भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा, बस अभी तक उसकी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। भले ही किरा इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके जानने वाले लोग अजीब तरीकों से मरते रहे हैं। उधर कहीं एक चश्मा लगाए आदमी कई सारे स्क्रीन्स पर दुनिया को देख रहा होता है। वो फुसफुसाता है कि सिर्फ लकी लोग ही हैप्पीनेस पा सकते हैं और दुनिया तक बदल सकते हैं। कैमरा आने पर फोकस करता है जो कंप्यूटर चला रही होती है और डाटा डिलीट कर रही होती है। खाना खत्म करने के बाद कुरो खेड़ा और आने को धन्यवाद देती है और वहां से जाने की तैयारी करती है, लेकिन उसी समय वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। उनका बॉस हैरान होता है कि जिसने सिसागामी क्लेंस को हराया उसमें इतना लो लेवल टेरा क्यों है। वो काफी अपने आप पर प्राउड होता है कि उसने अब तक 4 एम सुमाटामा को मारकर उनकी सारी टेरा अब्सॉर्ब कर ली है। वो एक ऐसे लेवल तक पहुंचना चाहता है जहां अब तक कोई एमएच सुमाटामा नहीं पहुंच सका। उसकी बातों को सुनकर कूरो भड़क जाती है और वह अकेले ही उसके सारे आदमियों को हरा देती है। बॉस समझ जाता है कि कूर कोई आम सुमाटामा नहीं है और इसीलिए वह खुद उससे लड़ने का फैसला करता है और यहाँ पर वो उससे लड़ने के लिए एक सीड का इस्तेमाल करता है। एक सीड एक स्किल होती है जिसे टेरा गार्डियन बैटल में इस्तेमाल करते हैं। हर गार्डियन के पास सिर्फ एक ही ऐसा स्किल होता है और ये
अपने लोगों के लिए भी खतरनाक होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेरा कंज्यूम होता है। ये देखकर को काफी हैरान होती है कि वह एक सीड इस्तेमाल कर सकता है। बॉस बताता है कि अब तक उसने जिन इम्शमाटामा को हराया था उनसे हाई लेवल टेरा एब्जॉर्ब किया है और अब वह बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और बार बार इनविजिबल एक सीड अटैक करता है। कोरो उन्हें डज नहीं कर पाती और वह बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं। कोरो यहाँ पर उसके अटैक की आवाज तो सुन सकती थी लेकिन उन्हें देख नहीं पा रही थी। जब बॉस उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह कैडा को पुलिस कॉल करने की कोशिश करते देखता है। वो कैडा के हाथ से फोन उड़ा देता है और फिर सीधे उसके दिल में गोली मार देता है। कैडा वहीं पर गिर जाता है और चारों ओर बस खून फैला रहता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि अब वह अपनी माँ से मिलने वाला है। ये देखकर कुरो गुस्से से भड़क उठती है और बॉस पर जोरदार हमला करती है। वो उसे हवा में उछाल देती है और तुरंत ही जोर से जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद कुरो कैडा को पकड़ती है और उसे कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाती है। वह उसे बचाने का कोई और तरीका न देखकर कुरो एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और अपना हॉट के हॉट से एक्सचेंज कर देती है। कीड़ा तुरंत ही होश में आता है और अपने हाथ पर एक अजीब सा मार्क देखता है।